आज के हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने के लिए आदरणीय श्री पवन कुमार सर तक मेरी आवाज जा रही है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, आदरणीय पवन कुमार सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? शायद नेटवर्क में आ रही नहीं है। है। जैसे जो है आदरणीय पवन कुमार जी आ जाते हैं तो तब तक जी, के लिए मैं सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से सुजीत जी ज्वाइन कर गए हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, सुजीत जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर भट्ट भी अगर जुड़ गए हैं तो वो भी आप आज के कार्य का संचालन करेंगे, आज की मीटिंग का। तो सुजीत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, मैं एक बार भट्ट सर को फोन लगाती हूँ और हाँ, देखती हूँ। उनको लगा दीजिए। हाँ। जी जी सुजीत जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही उनकी। जी मैं उन्हें कॉल लगा लेता हूँ। जी हाँ, आदरणीय, जरा कॉल धन्यवाद, कर प्रणाम। लीजिए। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है और आज का कार्यक्रम का संचालन करने का कष्ट करें। और दिनेश सर जी का भी स्वागत है। जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी का स्वागत है कार्यक्रम का संचालन, और हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी को आमंत्रित करने का कष्ट करें। आवाज नहीं आ रही है आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय, प्रणाम। सदन तक आप सभी की आवाज आ रही है? आदरणीय सुजीत सर अभी जुड़े हुए थे, वो शायद सेट कर रहे होंगे। और जब तक कि आदरणीय हमारी मुख्य अतिथि जुड़ते हैं, तब तक मैं एक बार उन्हें कॉल कर रहा हूँ। और जुड़े जी हुए जी हैं, अनम्यूट भी हैं। जी जुड़े हुए हैं, जी अनम्यूट हैं, बोल भी रहे हैं वो, लेकिन आवाज सदन तक नहीं आ रही है। जी आदरणीय सर से निवेदन है कि कृपया एक बार आप लेफ्ट हो जाइए, फिर जुड़ जाइएगा। और तब तक मैं आपको फोन भी कर लेता हूँ। भट्ट सर जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े। सुजीत चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सदन में सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। जी, ओम, मैं बात करता हूँ उनसे अभी। जी सर, बात करके बताता हूँ। सर। जी आदरणीय, चक्रवर्ती जी लैपटॉप से जुड़े हुए थे, उनकी आवाज नहीं आ रही है, और अब वो मोबाइल से जुड़ने वाले हैं, तो जल्दी वो कनेक्ट हो जाएंगे। जब तक आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी की आवाज आ जाए। हाँ जी, आप जुड़ गए। जी, सुप्रभात सभी को। अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। और वीडियो भी आ रहा है ना? हाँ, वीडियो भी आ रहा है। हाँ, सभी को नमस्कार।
सभी सदस्यों को नमस्कार। हेलो। जी जी, नमस्कार सर और नमस्कार। सर जी सर, प्रणाम। आ रही है। काफी दिनों के बाद हम जुड़ रहे हैं इसमें, और हमने कुछ पिछले वर्ष इसी कार्यक्रम में 4 दिनों के एक प्रेजेंटेशन दिया था बीज उत्पादन, जैविक बीज उत्पादन के ऊपर। आज हम देहरादून में हैं और जैविक बीज उत्पादन के ऊपर हम जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने इसी वर्ष जनवरी के महीने में एक नई कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है वपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पूना में रजिस्टर्ड है और इसमें हमारे साथ दत्तात्रेय शिंदे जी हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। हम दोनों बीज में ही हमारा सारा अनुभव है और कृषि से ही हम दोनों जुड़े हुए हैं। जनवरी में स्थापना करने के बाद विभिन्न कार्यों, विभिन्न जो लीगल और सारी व्यवस्थाएं होती है वो करते करते हम अभी जमीन पर किसानों के साथ जैविक बीज उत्पादन के कार्यक्रम का प्रारंभ हमने कर दिया है। ये ये जो समाचार है अभी आप सभी लोगों के लिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं और साथ में हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो के कृषक अलग अलग भागों में पूरे देश में जहां जहां पे भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, जिनको जैविक बीज उत्पादन में अनुभव है और इच्छा है, वो हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं जैविक उत्पादन करने के लिए हमारे कंपनी के लिए। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा हम बीज उत्पादन करके और इसके बाद हम उसको उसका क्वालिटी परीक्षण सारा कुछ करके हम अपने वपन ऑर्गेनिक सीड्स के ब्रांड से हम मार्केट में इसको जैविक कृषकों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू करने वाले हैं। और ये व्यवस्था मार्च अप्रैल के समय से विभिन्न फसलों में, शुरू में सब्जी के फसलों में होनी शुरू हो जाएगी। और जो कृषक हमसे जैविक बीज लेना चाहते हैं अपने फसलों के लिए, फसल उत्पादन के लिए, वो भी हमसे जुड़ सकेंगे हमारे वेबसाइट के थ्रू, और ऑनलाइन खरीदारी होगी उसमें, और डायरेक्ट हम आपको आपके पते पर, घर के पते पर या जो भी पता आप उसमें देंगे उस पे हम बीज को पहुंचाने की व्यवस्था कर सकेंगे। आज के कार्यक्रम में मेरा उद्देश्य यही मैसेज, यही संदेश जो है वो आपके सभी के सामने रखने की इच्छा थी, जिसके लिए हम आपके साथ आज पुनः जुड़े हैं। धन्यवाद। इसमें हमारे साथ दत्तात्रेय शिंदे जी के साथ डॉक्टर विनोद भट्ट जी भी हैं इसमें, इस कार्यक्रम में। और बाकी दत्तात्रेय शिंदे जी भी इसमें अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, और डॉक्टर विनोद भट्ट जी भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आमंत्रित है। नमस्कार, धन्यवाद। शिंदे जी, हेलो, हमारी आवाज आ रही है सबको? जी जी सर, आपकी आवाज आ जी रही है। जी, आ रही है। हाँ, इसमें दत्तात्रेय शिंदे जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने वक्तव्य इसमें रखें, और क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत उनके द्वारा है और हम उनके साथ उनके सहयोगी हैं। डीवी शिंदे जी।
आप हाँ, अपने को आ रही अनम्यूट आवाज। करके, हाँ हाँ, आप अनम्यूट करके आप अपना संदेश सभी के सामने रखिए। दिव्य सिंधे जी पहली बार जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आज से ही जुड़े हैं और निरंतर इसमें उपस्थित रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि निरंतर इसमें चर्चा में शामिल हो सके। इसमें 7 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक जैविक कृषि पर ही चर्चा होती है, विभिन्न विषयों पर। तो शिंदे जी, आप अपना वक्तव्य रखें, अपना संदेश सभी को दें। नमस्कार, आ रही आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही। जी आ रही है आवाज, आ रही है। नमस्कार जी, हमारा ये ओपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड चालू करने का उद्देश्य इतना ही था कि सेव द जनरेशन, कम से कम नेक्स्ट जनरेशन कुछ तो हद तक हम उनको अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर सके। आज जैसे सुजीत जी हमसे जुड़े और हमारी बातें होती रही, साल लगा हमको ये ओपन ऑर्गेनिक सीड्स चालू करने में। तो फाइनली अभी हम रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये भारत की पहली कंपनी होगी, रजिस्टर्ड कंपनी, जो ऑर्गेनिक बीज अब तक या किसानों तक पहुंचा पाएंगे। तो हमारी निरंतर विनोद भट्ट के सहयोग से निरंतर प्रयोग चालू रहेंगे कि भाई जो भी बीज निकले वो पूरा ऑर्गेनिक हो, उसमें कुछ भी विषाणु कीटाणु ना हो, और वो हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है उन तक सही तरह की पहुंच जाए, और जो सब्जी निकली वो तो 100% ऑर्गेनिक कह ली जाए। बस तो ऐसे, बाकी हमको कुछ कहना नहीं, अभी शुरुआत है, तो हम आपसे जुड़े रहेंगे हमेशा। और आशा करते हैं कि जो ऑर्गेनिक किसान है उन्होंने हमें कांटेक्ट करे कि जो बीज उत्पादन में इंटरेस्ट रखते हैं या खरीदारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसे किसानों से हम जुड़ना चाहते हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो सही है। विनोद जी, आप कुछ करना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार सिंधे जी, नमस्कार सुजीत जी। ये आप लोगों का बहुत ही सुंदर प्रयास है। इससे पहले भी हमने प्रयास किया था, तो लेकिन वो समहाउ किसी कारणवश उधर धरातल पर उतर नहीं पाया। तो लेकिन अभी जो है ये शिंदे जी का और सुजीत जी का जो प्रयास है वो धरातल पर उतरा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सारे जो योगाहार परिवार है उससे अनुरोध है कि आप जो भी अगर इस मुहिम में, क्योंकि ये एक मुहिम है, ये हमारे बीज बचाने की मुहिम है, जैसे कि शिंदे जी ने कहा, आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और बीजों को सुरक्षित रखने का मुहिम है। ये एक व्यापार नहीं है, ये क्योंकि व्यापार में तो व्यापारी का ही फायदा ज्यादा होता है। तो इसमें इसके पीछे एक सोच है कि इसमें हमारी धरती बचे, इसमें हमारे किसानों को बीज उपलब्ध हो, और किसानों को अच्छे दाम पर बीज उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि जिस तरह से कंपनियों में लूट मची है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस तरह का ऐसे दामों पर मिले। और किसान, जो जैविक किसान जो भी अगर जुड़ना चाहते हैं, तो उनका इस मुहिम में मैं चाहूंगा कि वो आगे आए। और अब मेरा कांटेक्ट नंबर तो शायद काफी लोगों के पास है, और इसमें योगाहार 2 में सुजीत जी भी जुड़े हुए हैं, और शिंदे जी को भी हम अगर चाहेंगे तो हम उनको भी जोड़ देंगे। तो लेकिन मेरा सुजीत जी से ये अनुरोध है कि आप थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताएं, जिससे कि
ये लगे कि कैसे किस तरह से जुड़ा जा सकता है और क्या क्या प्रक्रिया उसमें रहेगी कि नहीं, मेन बात तो ये है, किसान ये ऑर्गेनिक सीडी क्यों खरीदे, उसके बारे में सुजीत जी जरा डिटेल से बताइए। ये पॉइंट पर, इस बिंदु पर चर्चा होती रहती है, फिर भी मैं एक बार फिर से इसको दोहराता हूँ कि जैविक कृषि के लिए, जैविक उत्पादन के लिए पहला जो वस्तु की जरूरत होती है, पहला जो इनपुट होता है वो बीज होता है। और अगर हमारा बीज ही जैविक नहीं है और बाकी सभी चीजें हम जैविक तरीके से कर रहे हैं, तो उस उत्पादन को हम जैविक कैसे कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो बीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, वो बीज जिस माहौल में बना हुआ है, जिस तरीके से बना हुआ है, जिस कारण से बना हुआ है, जिस उद्देश्य से बना हुआ है, वो जैविक खेती के लिए नहीं है, जैविक कृषि के लिए नहीं है। उसको जब हम जैविक कृषि में उपयोग में लाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, और उन समस्याओं का समाधान हम ये दे पाते हैं कि जैविक कृषि में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये एक साधारण कॉमन ये ओपिनियन है कि जैविक कृषि में उत्पादन कम होता है, समस्याएं बहुत आती हैं, लागत बहुत ज्यादा लगता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर हमारा बीज जैविक है तो देखा गया है कि इन समस्याओं में अपने आप कमी आती है, और जो लॉस का प्रोजेक्ट था कि हम जैविक में लाभ नहीं ले पा रहे, वो अपने आप धीमे धीमे प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट बन जाता है, फसल जो है, क्योंकि उसमें इनपुट की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, और जैविक का जो पद्धति है उसको पूरी तरीके से अपनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने यूरिया और दूसरे खाद जो है, रासायनिक खाद डालने के बजाय हमने गोबर की खाद खूब सारी डाल दी, और पेस्टिसाइड जो है केमिकल के बजाय हमने अलग अलग तरीके के डालना शुरू कर दिया। नहीं, जैविक का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के उसके हिसाब से जब हम करते हैं, कौन सी फसल किसके साथ देनी चाहिए, मिक्स ये कंपेनियन प्लांटिंग है, और समय का है, पंचांग का है, वो सारे जब हम करते हैं, सारे पद्धतियों को जब हम एक साथ जैविक में उपयोग में लाते हैं, तो ऐसा देखा गया कि हमारी समस्याएं कम होती है, और उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन का जो उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, और उससे किसान को तब फायदा होना शुरू होता है। ये जो हमने बात कही है, हम बीज उत्पादन जब कर रहे हैं किसान के खेत में जैविक बीज उत्पादन के लिए, तब हम बीज उत्पादन में इन्हीं सब सिद्धांतों को एक साथ उपयोग में लाके हम उसी फसल में पहले ये देखते हैं कि हमको वो ये समस्याओं का समाधान हो रहा है। फर्स्ट जब हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो बीज जो है, ब्रीडर सीड जो हम ले रहे हैं, ये विभिन्न विश्वविद्यालय या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, तो उसको जब हम जैविक सिस्टम में लाके पहला उत्पादन कर रहे हैं, तो हमने ये जो पाया है कि फसल में थोड़ी कमी आती रहती है, क्योंकि वो बीज बना हुआ है उस सिस्टम से, उस उद्देश्य से, और उस तरीके से। तो दूसरे तीसरे जैसे ब्रीडर से फाउंडेशन से फिर हम टूथपुल लेके आएंगे, तो उसमें करने में वो बीज जो हम बना रहे हैं और आपको दे रहे हैं, वो बीज में एक एक्लेमेटाइजेशन का एक वो होता है कि उस जैविक जो वातावरण है, जैविक जो पद्धति है, उसमें वो बीज एक ये उसमें ढल जाता है। तो ये एक बहुत प्रमुख है। जब आप जैविक बीज नहीं इस्तेमाल करते तो इसलिए फेल हो जाते हैं, और जब हम जैविक बीज बना के हम आपको दे रहे हैं निरंतर, और निरंतर आप जैविक बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, तो आपकी फसलों में समस्याएं कम और गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि होती है, और उससे आपको जो लाभ मिलता है
ये हम संक्षेप में आपको मैंने बताया। पद्धति जो होगी उसमें कि हम आपको इसमें नंबर ग्रुप में डाल देंगे, कंपनी का पूरा डिटेल हम ग्रुप में डाल देंगे। हम मेरा नंबर, दत्तात्रेय जी का नंबर, विनोद जी का नंबर तो आपके पास ही है। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के द्वारा या फोन के द्वारा। अपना नाम, पता और ये आपकी जमीन कितनी है, जैविक के कब से कर रहे हैं, क्या क्या फसल जैविक कर रहे हैं, और किस किस फसल में आपको इंटरेस्ट है बीज उत्पादन के लिए। इस तरीके से हमारा आपका थोड़ा सा संबंध, सीधा संबंध बनेगा, और हम आपके साथ संपर्क करके और जो मौसम के हिसाब से, जो सीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से हम जो बीज हम दे सकते हैं आपके साथ, हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। सुजीत जी, इसमें हाँ बताइए। ये भी बताइए कि जिन फार्मों को ऑर्गेनिक की जानकारी चाहिए, मीन्स फ्रॉम लैंड प्रिपरेशन टू अप टू सोइंग तक, मीन्स जो अपन प्रक्रिया करते हैं बीज पे, या पहली जो जमीन है वो ऑर्गेनिक कैसी बना लिए जाए। जो पुरानी जमीन है, समझो जो ऑर्गेनिक होती नहीं है, तो उनको ऑर्गेनिक पहले कन्वर्ट करना पड़ता है जमीन। हाँ, फिर वो शिंदे जी, इस ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं वो सभी मूलतः ऑर्गेनिक खेती कर ही रहे हैं। इसमें मैं अनुरोध, मैं फार्मर्स के बारे में बात करूँ। हाँ, इसमें मैं अनुरोध करूंगा जो किसान हमारे साथ बीजोत्पादन के लिए जुड़ना चाहते हैं, प्रेफरेबली अगर उनकी खेती ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और उनकी खेती में ऑर्गेनिक बीज उत्पादन करना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। जो किसान नए हैं और ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको हम बीज उत्पादन के समय जब हम बीज आपको देंगे, जिस भी फसल का देंगे, उसका पूरा एक शेड्यूल हम आपको देंगे। किस समय बुआई करनी है वो पंचांग के हिसाब से होगा। उसके पहले जमीन की तैयारी कैसे कैसे करनी है, क्या क्या करनी है, और बुआई से लेके कटाई तक पंचांग के हिसाब से कब कब क्या क्या करना है, ये सारा एक शेड्यूल हम एक बना के देंगे। और आपके संपर्क में रहेंगे कि उस शेड्यूल के हिसाब से आप कर रहे हैं, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं या कैसे हो रहा है, वो वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और हम एक ग्रुप बनाते हैं, हर एक रीजन में एक ग्रुप हम बनाते हैं। उस ग्रुप में ये चर्चा होती है, और हम चाहते हैं कि किसी भी जगह से किसान आ रहे हैं तो कम से कम 5 किसान हमारे साथ जुड़े, और कम से कम उनका एक एक बीघा की जमीन हो। तो इससे क्या होता है कि ग्रुप में आपस में भी चर्चा होती है, और हमारे साथ जब चर्चा होती है तो सभी के लिए वो उपयोगी होता है। और इसका फायदा आपको अपने खुद के फसल के लिए भी कुछ जानकारी ऐसी होगी जो आपके दूसरे फसल जो करते हैं उसमें भी आपको उसका फायदा मिलेगा। विनोद जी, इसमें आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कंपनी है ये एक तरह से योगाहार का ही मतलब एक एक्सटेंशन है। तो इसमें असल में जो पद्धति अपनाई जाएगी, जैसे इन्होंने कहा कैलेंडर, तो वो वैदिक कैलेंडर होगा। तो ये वैदिक रीति से इसमें बीज उत्पादन होगा। तो इसमें ये महत्वपूर्ण होगा कि कब बुआई करनी है और कब इसमें इसका हार्वेस्ट करना है। तो ये सारा हार्वेस्ट करना और बुआई करना, ये सब जो है कैलेंडर के, जो वैदिक कैलेंडर जो सुजीत जी बताएंगे, उसके आधार पे इसकी बुआई होगी और उसी के आधार पे इसकी कटाई होगी। मैं सुजीत जी आपसे ये चाहूंगा थोड़ा सा इसके बारे में, वैदिक जो कैलेंडर है इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को, थोड़ा हमारे सदन में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। हाँ,
सबसे पहले तो वैदिक जो ये बीज उत्पादन का कार्यक्रम हम करेंगे विभिन्न किसानों के खेत में, ये वैदिक और वैज्ञानिक पद्धति का समावेश होगा इसमें। और वैदिक और वैज्ञानिक को समझने के लिए आप ये समझिए कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैज्ञानिक को हम अलग तरीके से नहीं देख सकते, अलग से नहीं देख सकते, और वैदिक को अलग से नहीं देख सकते। इनफैक्ट विज्ञान का प्रारंभ वेद से ही हुआ है। वेद में जो बातें कही गई हैं वो सारी वैज्ञानिक हैं। आते हैं हम वैदिक पंचांग के ऊपर। जो पंचांग हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका आधार कृषि पंचांग का, वैदिक कृषि पंचांग का आधार भी वही होता है। केवल अंतर इतना होता है कि हम घर में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जो प्रयोग होता है वो अलग होता है। कृषि में हम थोड़ा उसको विस्तार में बताना चाहते हैं कि जो भी आपके कार्य हैं वो चंद्र के गोचर पर होता है। और जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है इसका एक आधार देखा जाता है कि हमको किस समय कौन सा कार्य करना है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो अमावस्या के बाद से पूर्णिमा के पहले तक के जो 14 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष होता है, उसमें 2 सप्ताह होता है। और फिर पूर्णिमा से अमावस्या के बीच 2 सप्ताह होता है, 14 दिन होते हैं। अमावस्या के बाद का जो पहला सप्ताह है शुक्ल पक्ष का, उसमें अगर हम ये कहें कि जो फल या बीज के जो फसल है, जैसे हम जो बीज के जो लिए जो देंगे आपको, उसकी बुआई का समय पहले सप्ताह में होगा अमावस्या के बाद। पहले सप्ताह में जिस दिन चंद्र का गोचर किसी अग्नि राशि में हो रहा है, जैसे मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है, ये तीनों अग्नि राशि है। तो उस पहले सप्ताह में जिस दिन इन तीनों में से कोई राशि से चंद्र का गोचर हो रहा, वो दिन फल या बीज के वर्गीय फसलों के लिए उपयुक्त होता है। और उसके बाद के सभी कार्य उसी के हिसाब से होते हैं और वो पंचांग में से देख के उस हिसाब से किया जाता है। पहले सप्ताह में उन फसलों की बुआई होती है, इन दिनों में उन फसलों की बुआई होती है जिसमें किसी आधार सहारा की जरूरत नहीं होती, जो अपने आप सीधे खड़े होते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे भिंडी है, बैगन है, मिर्ची है, या फिर धान, गेहूं और मक्का, ये इस तरीके की फसलें हैं जो किसी आधार के बिना, किसी सहारे के बिना खड़ी होती हैं। दूसरे सप्ताह में मतलब पूर्णिमा के पहले के सप्ताह जो है, उसमें उन फसलों की बुआई होती है जिसमें किसी आधार की जरूरत होती है, मतलब जो बेल वर्गीय होते हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, टमाटर भी उसमें आता है, क्योंकि टमाटर को भी सहारे की जरूरत होती है। अगर सहारा नहीं देते हो तो जमीन पे ही लेट कर चलता है। और फल वर्गीय में उस सप्ताह में जिस दिन अग्नि राशि में चंद्र का गोचर होता है उस दिन होता है। अगर दूसरी फसलों की बात करें, जैसे मूल वर्गीय फसलें, उदाहरण के लिए गाजर है, मूली है, बीट है, वगैरह वगैरह, जो जमीन के नीचे होती हैं, उनके लिए पूर्णिमा के बाद का जो सप्ताह होता है, मतलब कृष्ण पक्ष का पहला सप्ताह, उस दिन चंद्र का गोचर जब किसी भूमि राशि से हो रहा है, उदाहरण के लिए वृषभ राशि है या कन्या राशि है या फिर ये कैप्रिकॉर्न जो जिसको मकर राशि कहते हैं, ये 3 राशि में से अगर गोचर हो रहा तो उस दिन जो है किया जाता है, जब हमको बीज बो के फसल जो हमारा वो कोई मूल वर्गीय लेना है, मूली है, गाजर है या बीट है। लेकिन अगर हम जब इसका बीजोत्पादन कर रहे हैं तो बीज की बुआई इसी नियम के अनुसार होगी। और इसके बाद जो ट्रांसप्लांटिंग हमको करना होता है मूल का, गाजर, मूली या बीट का, उसकी ट्रांसप्लांटिंग फिर से उसी नियम के अनुसार होगी जो फल या बीज वर्गीय के लिए होता है। मतलब अमावस्या के बाद का पहला सप्ताह, शुक्ल पक्ष का पहला सप्ताह, उस दिन जब चंद्र का गोचर किसी अग्नि राशि में हो रहा है।
ये इस तरीके से है नियम। इसी प्रकार किसी फूल वर्गीय का है, उदाहरण के लिए फूल गोभी है, उसकी बुआई हम करेंगे जब चंद्र जो है वो किसी वायु राशि में है। जैसे ये वृषभ राशि के बाद आता है मिथुन राशि, इसी तरीके से कन्या राशि के बाद आता है तुला राशि, और मकर राशि के बाद आता है कुंभ राशि। तो उन दिनों में जब चंद्र का गोचर हो रहा है, उसी पहले सप्ताह में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में पहले सप्ताह में उस दिन किया जाता है। और उसकी गोभी की ट्रांसप्लांटिंग जो करनी है वो हम करते हैं अग्नि राशि के नियम के अनुसार, क्योंकि उसमें से हमको बीज बनाना होता है। इसी प्रकार जो पर्णवर्गीय होते हैं उनकी बुआई जो है वो तब होती है जब चंद्र का गोचर किसी जल राशि से हो रहा है। उदाहरण के लिए कर्क राशि है, और ये मीन राशि है, और वृश्चिक राशि है। इन दिनों में जब चंद्र का गोचर हो रहा है, उसमें हमको देखना है कि किस प्रकार की फसल है। अगर उसका तना जो है मजबूत है और सीधा खड़ा रहता है, जैसे उदाहरण के लिए पत्ता गोभी है, उसकी बुआई जो है पहले सप्ताह में होगी अमावस्या के बाद, शुक्ल पक्ष के पहले सप्ताह में, और नहीं तो दूसरे सप्ताह में होगी। जैसे पालक है, मेथी है, उनका। और बीज की बुआई जो करनी होगी इन्हीं फसलों की, जब बीज की बुआई करनी है, बीज के लिए बुआई करनी है, बीज के उत्पादन के लिए, तब हम अग्नि राशि के नियम के अनुसार चलते हैं। संक्षेप में हम इतना ही अभी बता सकते हैं। इसके ऊपर विस्तार में चर्चा किसानों के साथ अलग अलग तरीके से हो सकती है। और जब जो किसान हमसे जुड़ेंगे बीज उत्पादन के लिए, उनको तो इसके ऊपर पूरी जानकारी, पूरी समझ इसकी हमको देना ही जरूरी है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अशोक जी ने हाथ उठाया हुआ है, तो हाँ। अशोक जी का प्रश्न आप ले लें। अनम्यूट करके अशोक जी अपना प्रश्न सादर करें। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि आप जो बीज प्रोग्राम लेते हो, ये जो ब्रीडर सीड है, ब्रीडर से फाउंडेशन बनाने के लिए हमको देते हो, तो क्या आप फिर वापस उसको रिटर्न लोगे क्या, फाउंडेशन बनाएंगे तो? जो भी बीज हम आपको देंगे उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन का जो कार्यक्रम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अनुसार होता है। उसमें बीज हम देते हैं और आपसे बीज हम लेते हैं। वो ब्रीडर टू फाउंडेशन भी हो सकता है, फाउंडेशन टू फाउंडेशन भी हो सकता है, और फाउंडेशन टू टीएल भी हो सकता है। अगर ब्रीडर टू फाउंडेशन है और फाउंडेशन टू फाउंडेशन है, तो उसमें सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो सारा हम ही करते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। लेकिन क्योंकि आपके खेत में हो रहा है तो आपका खेत उसमें संबंधित रहता है। किंतु बीज हम देके और बीज ही हम आपसे लेते हैं। और जो बीज उत्पादन होता है वो बीज पूरा का पूरा बीज हमारे पास ही आना है, आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। फसल उत्पादन जो करते हैं, आपके लिए एक फसल है, जैसे आप कमर्शियल क्रॉप लेते हैं, बाजार में सेल करते हैं। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बाईबैक अरेंजमेंट रहता है। पहले से उसका दाम निर्धारित रहता है कि किस दाम में हम आपसे लेंगे, और पूरे कार्यक्रम में हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और हम आपको गाइडेंस देते रहते हैं हार्वेस्टिंग के बाद तक। और जब बीज तैयार होता है तो हम आपसे बीज लेते हैं, और जो टर्म्स है वो टर्म्स हम यहाँ पे डिटेल में उसके ऊपर नहीं आते हैं। जिन जिन किसानों से हम जुड़ेंगे उनके साथ वो टर्म्स के बारे में पूरी बात की जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन विस्तार होता है काफी उसका। उस टर्म्स के अनुसार जो पेमेंट है वो सारा होता है। फसल खेत में उत्पादन के लिए जो भी चीजें हैं, जो भी खर्चा है, जो भी सारा है, वो किसान का होता है। आपके लिए एक फसल है, तो जैसे आप दूसरा फसल उगाते हैं उसी तरीके से ये फसल उगाते हैं, लेकिन इस फसल का कार्यक्रम थोड़ा सा दूसरे फसलों से अलग होता है और थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि हमको बीज तक जाना होता है, बीज बुआई करके बीज तक जाना होता है।
तो उसमें गाइडेंस हम देते हैं और जो भी इनपुट है सारा वो आपका अपना ही होता है। क्या इनपुट इस्तेमाल करना है, आप क्या कर रहे हैं, उसी उन्हीं के अनुसार होता है। अगर कुछ उसमें अलग रहता है तो वो हम सजेस्ट करते हैं कि ये इनपुट आप इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए, करते हैं या हम उपलब्ध करा के देते हैं। लेकिन वो इस कार्यक्रम के अंतर नहीं होता, इसके बाहर रहता है। मतलब कहने का मतलब हम आपसे बीज लेते समय हम उसमें एडजस्ट नहीं करते। अगर हमने आपको कोई उत्पादन दिया, इनपुट दिया, तो वो इनपुट अलग से होता है। इस वेपन ऑर्गेनिक सीड्स के अंदर से नहीं रहता है, अलग से रहता है। और वो आप डायरेक्टली भी उपलब्ध मतलब सोर्स कर सकते हैं। बस ये है कि जो हम शेड्यूल देते हैं उस शेड्यूल को मान के आपको चलना होता है। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपका प्रश्न, हाँ बताइए। गेहूं जो है, गेहूं फाउंडेशन का रेट बता सकते हो क्या आप कुछ? अभी गेहूं का रेट हम देने का लेने का अभी हम फील्ड क्रॉप पे नहीं कर रहे हैं। अभी हम सब्जी के जो वेजिटेबल क्रॉप्स है उसी पर हमारा फोकस है। करीब 3-4 साल तक जो है हम फील्ड क्रॉप पे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए फील्ड क्रॉप की बात हम अभी नहीं कर सकते हैं। जी। आपका कांटेक्ट नंबर सर, जो हम हमारा है 10-12 एकड़ जमीन। कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें देख लीजिए, आप चैट बॉक्स में देख लीजिए। दिनेश जी ने दिया है, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद हम ग्रुप में भी डाल देंगे, पूरा डिटेल हम डाल देंगे। जी जी। आपका थोड़ा सा परिचय आप बता दीजिए अशोक जी, आप कहाँ से हैं और कैसी जैविक खेती कब से कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा आप अपना संक्षेप में थोड़ा सा परिचय भी सभी को हमारे पास आ जाए। 2014 से कर रहे हैं सर, और ये सीडी मालवा नर्मदापुरम में आपकी आवाज टूट रही है, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हमारे नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है, आप हमारे नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। 2014 से जैविक खेती कर रहा हूँ मैं, 12 एकड़ में है, गो आधारित खेती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अशोक जी, आपकी आवाज कट रही है, आप मैसेज भेज दीजिए सुजीत जी को डायरेक्ट। मैं अभी जो है संदीप भाई ने मैसेज किया है कि आदरणीय सुजीत भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पद्धति आपने बताई, वैदिक विज्ञान से बीज उत्पादन, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? तो ये उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। मैं ग्रुप में एक वेबसाइट डाल दूंगा, और वैसे भी गूगल करके अगर आप वैदिक कृषि या बायोडायनेमिक फार्मिंग दोनों में से कोई भी शब्द लिखेंगे तो बहुत सारे जानकारियां पूरे विश्व से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं आप ग्रुप में कुछ लिंक्स भी डाल दूंगा जिससे आपको इसकी जानकारी और अधिक मिल सकती है। धन्यवाद। रमेश जी मेहरा ने हाथ उठाया है, तो आप स्वागत है आपका। जी ओम। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से रमेश मेहरा। सदन को नमन। आज के योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छे एक अलग ही विषय पर जानकारी दे रहे हैं, जो बीज उत्पादन, जो कि निश्चित रूप से बीज में किसानों को बहुत महंगा बीज मिलता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, तो उस पर एक अलग से काम हो रहा है। ये हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति, जैसे हम लोग कन्वर्जन में हैं, जैसे पहले रासायनिक खेती कर रहे थे, अब उसको बदल रहे हैं, तो हम जो पहले साल कन्वर्जन में जा रहे हैं, ऐसे किसानों के लिए आप क्या सलाह देंगे? जी ओ। सबसे पहली बात तो है कि जब आप किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो पिछले सिस्टम को पूरी तरीके से छोड़ना जरूरी है। लेकिन काफी लोग इस तरीके से सलाह देते हैं कि धीमे धीमे उस आप रासायनिक से ऑर्गेनिक में आए। वो मेरे अनुसार वो ठीक नहीं है। अगर आपको छोड़ना है तो पूरी तरीके से छोड़ना है, और नए को पूरी तरीके से उसको
अडॉप्ट करना चाहिए, तभी वो जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो शॉर्ट हो सकता है। हाँ, ये एक शॉक लगता है, जैसे मैंने बताया कि जब हम विश्वविद्यालय से या रिसर्च सेंटर से बीज ब्रीडर सीड लेके जब हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं, तो इसमें समझ में आता है कि जो रासायनिक पद्धति से बीज तैयार हुआ उसको जब हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक पद्धति में करें तो फसल उस तरीके से नहीं आता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए और समझते हुए हमको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, जमीन में उर्वरता बढ़ाने की जरूरत है। हम पहले यूरिया देते थे और बाकी डीएपी वगैरह देते थे, तो उसमें जो एनपीके की मात्रा काफी अधिक मिल जाती थी। तो जब हम उसको बंद कर रहे हैं तो हमको जो खाद हम दे रहे हैं, उर्वरक जो हम दे रहे हैं या कंपोस्ट जो बना के हम डाल रहे हैं, उसको हमको अधिक मात्रा में शुरुआत से ही डालना जरूरी है, सो दैट की कमी नहीं हो। पौधे में अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उससे समस्याएं आती है। अगर पौधे में पोषक तत्व की कमी नहीं है तो समस्याएं पहले से ही कम नहीं होगी, कम आएंगी। समस्याएं क्या होती है, बाद में कीट और रोग की समस्या होती है। अगर पौधा कमजोर है तो उसके ऊपर रोग और कीट हावी होते हैं। अगर पौधा कमजोर नहीं, उसको पोषण पूरी तरीके से मिल रहा है, तो कीट और रोग उसके ऊपर हावी कम होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी इसी प्रकृति के सदस्य हैं और उनको भी उसी सृष्टिकर्ता ने बनाया जिन्होंने हमको बनाया है। और उस फसल पर या उस पौधे पर या उस फसल पर पौधे पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें केवल ये देखना है कि वो हमारे फसल का नुकसान नहीं करें, वो कहीं और जाए लेकिन हमारे फसल का नुकसान नहीं करे। तो इसके लिए हमारे फसल के पौधों को स्वस्थ रखना जरूरी है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर रोग और बीमारियां नहीं होती हैं, उसको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती, हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सब हम अपने से समझते ही हैं। यही हमको देखना है कि हमारे फसलों में भी जो पौधे हैं वो रोग मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। और उसके लिए जो हमने पंचांग की बात की है, पंचांग के अनुसार अगर आप करते हैं तो काफी कुछ प्रकृति ही आपके लिए अनुकूल कर देता है, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति जो है वो प्रकृति के नियम के अनुसार अगर हम सारे कार्य करते हैं तो वो अनुकूल होता है। सीजन की बात है, अगर ऑफ सीजन में आप फसल ले रहे हैं, कोई फसल ले रहे हैं तो उसमें समस्याएं आएंगी। अगर जो मेन सीजन है उसमें अगर आप फसल ले रहे हैं तो समस्याएं कम आएंगी और स्वस्थ भी रहेगा। तो पंचांग और इसके अलावा जो हम रोकथाम कीट और रोग के लिए जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उनका भी उपयोग सही तरीके से सही समय पे होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप जैसे आप स्प्रे करते हैं, मैंने देखा है कि स्प्रे खेतों में जैविक है कि रासायनिक है बात उसकी नहीं है, लेकिन स्प्रे करते समय वो किसी भी समय में कर रहे हैं और वो स्प्रे करने का कोई दूसरा व्यक्ति आता है हेलमेट पहन के और रासायनिक खेतों के लिए, और वो स्प्रे करता है, शाम को 4 बजे भी कर रहा है, दोपहर में 12 बजे भी कर रहा है, 2 बजे भी कर रहा है और किसी भी दिन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपके फसल के अनुसार, जैसे मैंने पंचांग के उसमें बताया है, फसल के अनुसार आपको किस दिन स्प्रे करना है ये समझना जरूरी है और किस समय में करना है, उस दिन किस समय में करना है। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जैविक में जितने भी औषधि बनते हैं वो सारे औषधि जो है पौधे के अंदर से कार्य करते हैं ज्यादातर। कुछ होते हैं जो सतही तौर पर काम करते हैं, जिसको कहा जाता है कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक। कॉन्टैक्ट का मतलब जो भी बीमारी है या कीट है वो उस औषधि के संपर्क में आने से उसका निवारण होता है, उसके संपर्क में आना होता है। और जो सिस्टेमिक होता है वो पौधे के सिस्टम में जाके हर एक कोशिका में वो औषधि पहुंच जाती है और पौधे के किसी भी भाग में कोई भी रोग या कीट अगर आक्रमण करता है तो उसके अंदर से उसका निवारण होता है, पौधे के अंदर से निवारण होता है, मतलब एक तरह से उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव,
तो जैविक में दोनों का समावेश एक साथ होता है, प्रिवेंटिव भी होता है और प्रोटेक्टिव भी होता है। तो इसलिए उसका अंदर जाना जरूरी है। पौधे में औषधि जब आप स्प्रे करते हैं तो वो अंदर किस समय जाता है, दिन के किस समय सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है औषधि का वो पौधे के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन होता है पत्तों के द्वारा, पत्तों में जो स्टोमेटा होते हैं उसके द्वारा होता है, और वो किस समय सबसे ज्यादा संख्या में और पूरी तरीके से खुले रहते हैं, ये हमको वैज्ञानिक तौर पे समझना जरूरी है। और ये समय जो है सूर्योदय के बाद, जब सूर्य जो है आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री के उसमें है, आकाश में 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच है। जैसे अभी की अगर हम बात करें तो वो समय जो है करीब 8:45, 8:30, 9:45, 9 बजे से लेके 10:30, 11:45 बजे का जो समय है, उस समय आप इस समय अभी की अगर हम बात करें 13 दिसंबर आज है, तो कुछ ऐसा है। उसको आप अपने जगह पर उसको देख भी सकते हैं कि 30 से 60 डिग्री के अंतराल में आकाश में सूर्य किस समय कितने बजे से कितने, उस समय अगर आप स्प्रे करते हैं तो अधिकतम स्टोमेटा खुले रहते हैं और उस औषधि का एब्जॉर्प्शन अंदर होता है। अदरवाइज क्या होता है, शाम को आप कर रहे हैं तो ऊपर रहता है और वो उड़ जाता है, औषधि जो है उसके अंदर जो पानी है वो उड़ जाता है, वो सूख जाता है। अगर वो सिस्टमिक एक्शन है वो नहीं हो पाता है, कॉन्टैक्ट एक्शन तो फिर भी हो जाता है। तो इसलिए हमको समय का ध्यान रखना जरूरी है, दिन का ध्यान रखना जरूरी है, और किस समस्या के लिए किस प्रकार की औषधि होनी चाहिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। हमने देखा है कि कृषक के पास एक छोटी या थोड़ी लंबी लिस्ट होती है कि हम जीवामृत और ये दस पर्णी और ये कई सारी चीजें उसके पास होती है, और वो एक के बाद एक स्प्रे करता रहता है। क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है, किसमें समाधान है, इसकी जानकारी, इसकी समझ होनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि प्रिवेंटिव के लिए हमको एक प्रोफाइलैक्टिक कह सकते हैं कि एक औषधि का एक नियम के अनुसार हम इस्तेमाल करते रहे, स्प्रे करते रहे, तो समस्या नहीं आती है। इसी प्रकार मिट्टी के अंदर से कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ कीटों का वो होता है, उसका जो इफेक्ट है, सिम्टम जो है वो जमीन के ऊपर ही दिखाई देता है, और ये समझ में नहीं आता कि समस्या कहाँ से है। अगर समस्या नीचे से है, मिट्टी के सतह के नीचे से है, तो उसका उपचार और निवारण वहीं से होना है। ऊपर से हम कुछ भी करते रहे वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और जैसे नीचे से वो समस्या बढ़ेगी फिर से वो समस्या अधिक बढ़ती हुई दिखेगी ऊपर। तो इन सब चीजों का जो वैज्ञानिक भूत है, आधारभूत है, उसको समझना जरूरी है और उसके हिसाब से करना है। जो किसान हमारे साथ जुड़ेंगे बीजोत्पादन के लिए, और साथ में जो किसान हमारे बीज को उपयोग में लाएंगे अपने कमर्शियल फार्मिंग के लिए, खेती के लिए, उनका हमारे साथ संबंध जुड़ेगा तो ये सब चर्चाएं होती रहेंगी और उनकी जानकारी भी बढ़ती रहेगी और उनको मतलब लाभ मिलेगा इसका। धन्यवाद। सुजीत जी, गजानन जी ने और किशोर दुबे ने हाथ उठाया था। जी दत्तात्रेय जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहना, जो किसान हमसे जुड़ेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जिस किसान की अभी समस्या है कि भाई जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि भाई हम गेहूं कर रहे, ये कर रहे, तो उनको भी हम सलाह दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जो बीज उत्पादन में हो या इसमें हो, तो उनको भी सलाह सुजीत से मिल सकती है। ऐसा कि भाई क्या करे, वैदिक पद्धति से कैसे हमसे जुड़ने की जरूरत है, मतलब हमसे जुड़ेंगे तो आगे आपका समस्या का समाधान भी होगा, और हमारे पास जो रहेगा वो हम आपको देंगे, जानकारी हो, बीज हो या जो भी हो, हम आपको दे सकेंगे। हाँ विनोद जी प्लीज। जी मैं ये कह रहा था, गजानन भाई और डॉक्टर किशोर दुबे, दो लोगों ने हाथ उठाया था लेकिन उन्होंने हाथ फिर वापस कर दिया है। तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार किशोर जी। सुजीत भाई, नमस्कार। मैं गजानन पवार बात कर रहा हूँ।
अच्छा, हाँ। गजानन पवार बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र। ये जो बीज उत्पादन है अपना सब्जी का, तो ये इसके मिनिमम कितने एकड़ में लगना चाहिए ताकि आपको मतलब ट्रीटमेंट या लाने ले जाने के लिए पूरे? बहुत अच्छा प्रश्न है। फसल के अनुसार जो है ये प्लॉट का साइज होता है और ये बेसिक है, इसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं होती। कुछ फसल होते हैं जिसका बीज उत्पादन का प्लॉट का साइज जो है वो 10 गुंठा मतलब 1/4 एकड़ का होता है। कुछ में आधे एकड़ का होता है, कुछ में 1 एकड़ का होता है। तो आपके पास अगर मान लीजिए 1 एकड़ उपलब्ध है और आप हमारे साथ 1 एकड़ से जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें हम कोई एक फसल पूरे 1 एकड़ के लिए दे सकते हैं, या फिर 2 फसल दे सकते हैं आधा एकड़ का, या 3 फसल दे सकते हैं, 2 चौथाई एकड़ का और एक आधा एकड़ का, या फिर हम 4 फसल भी दे सकते हैं जो चौथाई एकड़ के 4 होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप की जमीन कितनी है और वहां पे जो बीज उत्पादन का जो समय है उस समय आसपास के किसानों के क्या क्या फसल हैं उसके अनुसार होता है। क्योंकि उसमें एक बीज उत्पादन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ध्यान रखनी पड़ती है, आइसोलेशन डिस्टेंस का। तो आसपास जो फसल है आपके खेत में है, उनको छोड़ के हमको दूसरी फसल देनी होती है। तो वो जब आप हमसे जुड़ेंगे तो कितनी जमीन है और वहाँ पे उस मौसम में सब्जी में क्या क्या फसल उगाई जा रही है और हम क्या दे सकते हैं उसके अनुसार होता है। बट प्लॉट का साइज चौथाई एकड़, आधा एकड़ और 1 एकड़ का होता है। पर इसमें क्लस्टर की कोई जरूरत नहीं? हाँ, क्लस्टर की कोई जरूरत नहीं? किसकी? क्लस्टर मतलब ये 10 एकड़ मतलब ऐसा कार्टिंग के लिए या फिर वो परचेसिंग के लिए कितना, मतलब थोड़ा सा भी बीज रहा तो भी आप ले लेते ना? हाँ, तो जितना उत्पादन, अब जैसे जो प्लॉट साइज है और जो फसल है उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि औसत इतना बीज आता है, इतना बीज का उत्पादन होता है। वो जितना भी बीज का उत्पादन होता है वो तो हमें ही लेना है, और उससे ज्यादा अगर होता है, फसल अच्छी है तो उससे ज्यादा भी होता है। एक औसत का अनुमान ये रहता है फसल के अनुसार, और फसल में स्पेसिफिक वैरायटी के अनुसार। वो वैरायटी के अनुसार बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन फसल के अनुसार अलग अलग फसलों का एक औसत अनुमान रहता है कि पर प्रति एकड़ इतना है तो प्लॉट साइज के हिसाब से कितना आना चाहिए। तो जो भी आता है वो हमें हमारे पास ही आना है, आप कहीं और नहीं ले सकते हैं। ये हमारे उसमें एग्रीमेंट में रहता है। और जो भी बीज आ रहा है वो हमें ही लेना है, ये भी रहता है। दोनों तरफ से रहता है, आपकी तरफ से रहता है कि जो बीज उत्पादन हो रहा है वो हमको ही लेना है, और हमारी तरफ से रहता है कि जो बीज का उत्पादन हो रहा है होगा वो पूरा हमारे पास ही आना है, कहीं और नहीं जा सकता। सर जी, हमारे तरफ बहुत सारी कंपनियों ने बीज उत्पादन के प्रोग्राम लिए थे पहले। ठीक है। फिर वो बीज लेके गए और उसके पैसे ही नहीं है, ये भी दिक्कत है इधर एक महाराष्ट्र। ये देखिए, मैं और शिंदे जी दोनों बीज से ही हैं। हमने बीज कंपनी में ही काम किया है। तो ये सब समस्याएं जो है ये होती हैं, पता है। लेकिन वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग तरीका होता है। उसकी चर्चा जो है मन से कभी भी कर सकते हैं कि कहाँ पे होता है, क्यों होता है। और यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है वो जैविक किसी के लिए, जैविक खेती के लिए, जैविक किसानों के लिए जैविक बीज उत्पादन करके उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे हम तो बहुत हिम्मत के साथ हम इसमें आए हैं, और आप सभी का सहयोग चाहिए। और जो आपने समस्या बताई, वो समस्या जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है वहाँ पे लोगों को इस तरीके की समस्याएं कंपनी को भी झेलनी पड़ती है और किसानों को भी झेलनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा समस्या का कोई नहीं है, समस्या ऐसी नहीं होनी है। इसमें आप निश्चिंत रहें। धन्यवाद। डॉक्टर किशोर दुबे। धन्यवाद सर। हाँ, बहुत नमस्कार अच्छी डॉक्टर। पहल। जी नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छी पहल जैविक बीजों को बढ़ाने की।
उसकी कंपनी बना के बायबैक करने की बहुत अच्छी कल्पना और जो प्रयोग हो रहा है बहुत अच्छा है। मैंने भी सीड कंपनी में 4-5 वर्ष शुरू में काम किया था, वो भी अनुभव मेरे पास है। बहुत अच्छा। आपने बीज देने का, वापस लेने का बाकी जो प्रावधान किया है वो तो बहुत जरूरी है, अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्रावधान अच्छा है। अंत में आपने उसको नक्षत्र, राशि और जो अमावस्या, पूर्णिमा इसके साथ में जो जोड़ा है वो शायद किसानों की क्लिष्टता बढ़ा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं मेरी बात रख रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब सीजन होता है तो सीजन में किसान चाहता है कि इमीडिएटली मेरा जो भी 4-5 एकड़ का छोटा है तो उसमें वो हो जाए, तो उसमें वो एक शुक्ल पक्ष छोड़ के कृष्ण पक्ष की या फिर अमावस्या छोड़ के पूर्णिमा, इतनी राह देखना उसके लिए आसान नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता। और साथ ही जो समय देख के उसने मतलब स्प्रेइंग करना चाहिए आदि। आज के स्थिति में जो किसान है उनको सबको पता है कि लेबर यदि है तो उसको दिन भर के लिए रखा जाता है और उसी तरह से वो काम करता है, तो उसमें भी अपन 2-4 घंटे का समय दे तो ये भी उसकी कठिनाई बढ़ा सकती है। मुझे लगता कि ये जो पंचांग के ये जो पैरामीटर्स है या इंडिकेटर्स है, इसके बजाय यदि उसके जमीन की नमी है, उसकी सॉइल साइज है, सीजन है और कौन सा का क्रॉप है, ये जो इंडिकेटर्स, प्रचलित इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स यदि हम देते हैं तो शायद उसको आसानी हो जाएंगी। और अंतिम कि ये जो वैदिक के इंडिकेटर्स बोले हैं, अगर नहीं फॉलो हुए तो कितने परसेंटेज प्रोडक्शन में कमी आती है या मतलब उसमें नुकसान होता है, इसका अगर कोई डेटा कहीं पे प्रयोग करके हुआ है तो वो भी यदि सबके सामने रखा तो किसान तय करेंगे कि हाँ भाई इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो हम 8 दिन रुक जाएंगे, लेकिन 2-4% ही नुकसान हो रहा है तो वो ये कर लेंगे कि ठीक है भैया नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन अभी सीजन है हम अभी कर लेंगे। तो इसका डेटा भी अगर है तो वो भी देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब आपका। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि जो बीज उत्पादन से जो किसान जुड़ेंगे उनको बीज उत्पादन के प्लॉट में हम चाहेंगे कि ये नियम को पहले लागू करें, और जब उनको समझ में आने लगे कि इस नियम से उनको किस तरीके से फायदा मिल रहा है तो वो अपने आप अपने दूसरे फसलों में भी इसको करना शुरू करेंगे। ये अनुभव से ये देखा गया है। रही बात डेटा की, तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि गूगल में आप ये लिखेंगे तो आपको बहुत तरीके के इंफॉर्मेशन मिलेंगे, और उसमें ये भी मिलेगा इस पे पूरे विश्व में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, वैज्ञानिकों ने किए हैं, और इसमें कुछ पुस्तक भी उपलब्ध हैं, वो मैं इसमें डाल दूंगा। वो सारे पुस्तक अंग्रेजी में ही हैं, क्योंकि इस पे जो भी काम हुआ है वो केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में है। और जैसे हमने बताया कि अलग अलग दिनों में किस दिन किस प्रकार के फसल की बुआई होनी चाहिए और कटाई होनी चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग होनी चाहिए, तो इस पे भी डेटा उपलब्ध है और गूगल में सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप अगर जाएंगे तो मैंने जैसे बताया कि हम कुछ लिंक इसमें डालते रहेंगे जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए, और ये पूरा वैज्ञानिक आधार है इसका। रही बात कि इसको कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 100% इस नियम को अनुपालन करना शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, आपका जो इसके प्रति पॉजिटिव अप्रोच रहना जरूरी कि हम इस नियम को जितना अनुपालन करें और देखें कि इससे हमको कितना लाभ हो रहा है। जैसे जैसे आपको लाभ दिखेगा वैसे वैसे आप अपने को ढालने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के स्वरूप अगर हम बोले कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने ट्रेन का टिकट बुक किया है या बस का टिकट बुक किया है, तो आप बस के टाइमिंग के अनुसार ही आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन में जाते हैं ना। आप अपने समय के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार स्टेशन में जाके बोलते हैं कि भाई हमारी बस कहाँ है या हमारी ट्रेन कहाँ है, क्यों नहीं आई या क्यों चली गई, ऐसा नहीं होता है। तो प्रकृति में भी ये उसी तरीके से है। अब उस समय को हम पकड़ सकें या छोड़ दें, ये हमें देखना है।
ठीक है, अगर हम उस समय के अनुसार उस नियम के अनुसार चल, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये हमारा नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियम के अनुसार अगर हम अपने को ढाल सके तो हमें प्रकृति से पूरा फायदा मिलेगा। अगर हम प्रकृति के नियम को इग्नोर करके और हम अपने नियम के अनुसार चलें तो आज विश्व में जो हो रहा है, जो त्राहिमाम मचा हुआ है अलग अलग पर्यावरण में और इन सब चीजों में, वो तो उसी का रिजल्ट है। तो हमको ये देखना है कि हम प्रकृति के नियम को, क्या नियम है पहले ये जाने, उसको समझे और उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करें हमारे बीज उत्पादन के प्लॉट में कम से कम। और इसके बाद उसका लाभ जैसे जैसे समझ में आने लगे वैसे वैसे हम पूरे खेत में, बाकी फसलों में उस नियम का अनुपालन अपने आप ही करने लगेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। सुमित जी, आपने हैंड रेज किया था और उसके बाद आपने वो जी जी धन्यवाद। शरद भाई और फिर दिनेश, आप संचालन करें प्लीज। जी वैसे एक तो डॉक्टर किशोर जी ने पूछ लिया मेरा कि डॉक्यूमेंटेशन है क्या, और मैं इसमें वही ऐड करना चाह रहा था कि इसके पंचांग से संबंधित कोई ऐप है या फिर कहीं से अपन रेफरेंस ले सकते हैं। और दूसरा ये कि इस पद्धतियों को पूरा अधिक से अधिक फॉलो करने वाला कोई किसान हो जिनसे हम अनुभव जान पाए तो अच्छा रहेगा। और आपसे अभी तक कितने किसान जुड़े हुए हैं, ये भी एक प्रश्न था। धन्यवाद। वैदिक पंचांग से संबंधित बहुत सारे ऐप तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी जानकारियां हैं। इसके अलावा इसका एक पंचांग पूरे वर्ष का बायोडायनेमिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे मिलता है, उनका लिंक मैं दे दूंगा ग्रुप में। वहां से आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और जो आपने पूछा कि इस पद्धति से किसान जुड़े हुए हैं, वो भी वहीं से मिल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में एक संस्था है बायोडायनेमिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके वेबसाइट पे दे दूंगा, उसमें आप जाके बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और आप उनसे जुड़ सकते हैं। और साथ में उनका भारत में अलग अलग भाग में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है इसके ऊपर। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरी समझ इसकी ले सकते हैं। और सॉरी, इसके अलावा गूगल में आप इससे पूरे विश्व में अलग अलग भागों में किस तरीके से रिसर्च हो रहा है और क्या हो रहा है, लोगों की जो अनुभव है वो सारे उसमें मिलते हैं। भारत में भी कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कार्य किए हैं, वो भी आपको मिलेगा। मैं लिंक डालता रहूंगा जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक है शरद जी और फिर दिनेश, आप संचालन करें प्लीज। दिनेश जी का भी एक प्रश्न है, उन्होंने भी आपको बताया। कोटि जी आदरणीय सर ब्रह्म सर, आपका स्वागत। जी सर सदन को कोटि प्रणाम। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही सर। इसमें बीज का जो प्राइस है, जैसे किसान कोई प्रोग्राम लेता है आपसे, तो किसान का बीज का रेट कैसे निर्धारित करते हैं, और इसमें आप टैग कौन सा लगाते हैं? जैसे अपन अगर बीज प्रमाणीकरण तो टैग फाउंडेशन है या सर्टिफाइड है, ये लगाती है। आप कौन सा टैग लगाते हैं और इसका रेट का निर्धारण कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। पहले मैं टैग की बात करता हूँ। हम कृषि विश्वविद्यालय से या किसी रिसर्च सेंटर से सबसे पहले नोटिफाइड ओपन पॉलिनेटेड ब्रीडर सीड हम लेते हैं, जो प्रक्रिया चल रही है अभी और चल रही है, और उसको हम किसानों को देके उसका मल्टीप्लिकेशन फाउंडेशन स्टेज में करते हैं। फाउंडेशन जो है वो बीज मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है, वो किसानों के लिए, किसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, कमर्शियल क्रॉप के लिए नहीं है। तो ब्रीडर सीड जब हम लेते हैं तो उसका ब्रीडर का टैग हमारे पास हमको मिलता है। उससे हम जो फाउंडेशन बनाते हैं तो उस प्रदेश के सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है उनसे रजिस्टर करके और उनसे हम फाउंडेशन का सर्टिफिकेशन लेते हैं, टैग लेते हैं। और उसके बाद
उस बीज से फिर से फाउंडेशन बनाना होता है या फिर टीएल बनाना होता है, ट्रूथफुल बनाना होता है। हम सर्टिफाइड सीड नहीं बना के देते हैं बल्कि ट्रूथफुल बना के देते हैं। तो आपको जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जो सीड हमसे मिलेगा, जो पैकेट मिलेगा, उसमें ट्रूथफुल का टैग रहेगा और उसका कलर जो है हल्के हरे रंग का रहता है। फाउंडेशन का आपको पता होगा सफेद रंग का रहता है, ब्रीडर का पीले रंग का रहता है। तो कमर्शियल के लिए जो आपका प्रश्न है वो ट्रूथफुल का टैग रहेगा उसकी। नहीं सर, मेरा ये है कि जैसे मान लो मेरे पास एक वैरायटी है, मान लो मेरे पास बल्लर है, अब मैं अपनी बल्लर वो की कॉलेज आपकी आवाज टूट रही है। आपके यहाँ पे जब अपना बीज, हेलो, हाँ, आपकी आवाज टूट रही मैं है, आप अपना फिर से बीज बताइए। पंजीयन कराना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, तो कैसे होगा सर? नहीं, आपका बीच में आवाज टूट रहा था, फिर से थोड़ा बताइए मुझे शुरू से। सर मेरा स्वयं का बीज है, तो उस होगा आपके कैसे प्रोग्राम में लेंगे आप? आप बोलिए, मैं मेरा म्यूट स्वयं का करता हूँ। जैविक बीज है सर। जी सर, ठीक है। नहीं, मेरे आपका स्वयं बीज का का स्रोत क्या है? जैविक बीज है सर। जैसे आपने हेलो, बोला कि आपके पास ब्रीडर सीड है, तो वो उसका सोर्स क्या है? बीडर नहीं है, स्वयं का बीज है सर, जैविक बीज आपने है खुद स्वयं बनाया का। हुआ है? आपने खुद बनाया हुआ है? हाँ और जी जी, वो वैरायटी जो है वो नोटिफाइड वैरायटी नहीं है, लेकिन हेयरलूम वैरायटी है, जैसे कह सकते हैं। आपका जो लोकल नेटिव कल्टीवर जो होता है वो है। ठीक है, बताइए। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ, बताइए, उसमें आप क्या 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 कहना चाह रहे हैं वो बताइए। उसको सर आप प्रोग्राम में कैसे लेंगे, आपके प्रोग्राम में? उस वैरायटी का उसको आप सबसे बीज पहले उत्पादन, हाँ, उस वैरायटी का सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जिसको बोलते हैं DUS कैरेक्टर्स कहा जाता है उसको वैज्ञानिक टर्म में, उसका कैरेक्टराइजेशन होना जरूरी है। तो अगर उसका कैरेक्टराइजेशन कराया हुआ है आपने किसी संस्था से या किसी आपने खुद ही किया है, तो वो कैरेक्टराइजेशन होने के बाद हम उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ले सकते हैं और उसको सर्टिफिकेशन के पद्धति से ही लेना होगा। ये वैरायटी जो है इसको ब्रीडर मान के हम सर्टिफिकेशन में एप्लीकेशन करेंगे। उनके पास DUS कैरेक्टर रहेगा, तो DUS कैरेक्टर के आधार पर ही उसका सर्टिफिकेशन होता है, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे वो सर्टिफाइड हो। तो DUS कैरेक्टर जरूरी है। DUS का मतलब होता है कि डिफरेंट, यूनिफॉर्म, डिफरेंस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब जो कैरेक्टर का आप लिस्ट कर रहे हैं वो कम से कम 3 जनरेशन तक उसमें दिखे। और डिफरेंस का मतलब ये है कि उसी प्रकार के जो दूसरी जातियां हैं उसी फसल में, उनसे आपकी जो जाति है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट है। तो D से डिफरेंट हो गया, U से यूनिफॉर्मिटी, आपका जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर उन कैरेक्टर्स का जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है उनका यूनिफॉर्मिटी कितना है। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो एक सिंगल एक जात नहीं हुआ, वो एक वैरायटी नहीं कही जा सकती। तीसरा है उसकी स्टेबिलिटी, उन सब कैरेक्टर की स्टेबिलिटी जो डिफरेंट है और यूनिफॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी 3 फसलों में देखा जाता है। 3 बार के 3 सीजन या 3 बार साल उगा के उसमें देखा जाता है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर, वो यूनिफॉर्मिटी उस पॉपुलेशन के अंदर कम से कम 1000 का पॉपुलेशन होना चाहिए, उसके अंदर वो स्टेबल है। ऐसा नहीं कि पहली बार में हमने किया वो यूनिफॉर्मिटी भी है, डिफरेंस भी है, और दूसरी बार जब हम उससे बीज निकाल के हमने किया तो उसमें वेरिएशन दिख रहा है। तो वो स्टेबिलिटी, ये 3 का जो कैरेक्टर्स 3 बिंदुओं पर कैरेक्टराइजेशन करके इसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन आगे
किया जा सकता है उसी तरीके से जैसे बाकी का किया जाता है। ब्रीडर सीड हम इसको मान सकते हैं, ब्रीडर सीड किसी ब्रीडर ने बनाया हुआ रहता है, वो ब्रीडर किसी संस्था से हो सकता है, किसी रिसर्च संस्था से हो सकता है, या कोई किसान भी हो सकता है। और अगर इतना आपने कर लिया तो इसके बाद आपकी अपनी अगर वैरायटी बनाई हुई है, इसको आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने नाम से। ये भी मैं आपको बता दूं। सुजीत जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, ऐसे इनके पास सपोज हेयरलूम सीड्स है, तो हम उसकी जांच करके इन्वॉल्व कर सकते हैं ना? वो कर सकते हैं। और मैं इनको कह रहा हूँ कि डीओए तक इन्होंने लिस्ट कर लिया 3 साल जो के अगर पारंपरिक बीज रखे उन्होंने, जो हाँ, रेयर है बिल्कुल, वो तो हम लेके चलेंगे। मैं तो पहले ही बताया। चल सकते हैं हम। नहीं बिल्कुल, वो तो पहले ही मैंने बताया कि उसी प्रकार से चलेंगे जैसे दूसरा है। और ये अपने नाम से एप्लीकेशन डाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एज ए ब्रीडर, फार्मर ब्रीडर के नाम से आप अपने नाम से इसको रजिस्टर करा सकते हैं। अभी इसका प्रावधान जो है 2005 से हो गया है। भारत सरकार ने किसान फार्मर ब्रीडर के नाम से कई सारे फार्मर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो वो भी हो सकता है। हम तो आपके बीज को लेके आगे चलेंगे ही, साथ में हम ये बता दें कि आप अपने नाम से इसको रजिस्टर करा के नोटिफाई करा सकते हैं। जी सर, इसका रेट निर्धारण और कैसे करते हैं वो और बताइए। रेट निर्धारण जो है अलग अलग फसलों का जो हम उसका एक कैलकुलेशन करते हैं। जब आप कमर्शियल क्रॉप करते हैं उस सीजन में, तो उसका एक औसत खर्च क्या आता है, अलग अलग जो उसके बिंदु होते हैं उस पे औसत खर्च क्या होता है, ठीक है। और उससे जो उत्पादन आता है उसका औसत मूल्य आपको कितना मिलता है। और हम जो बीज कर रहे हैं तो उसी प्रकार हम दोनों को पैरेलली कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि आपको जो अगर कमर्शियल क्रॉप कर रहे हैं तो जो आपको उससे आमदनी हो रही है उसके अनुपात में आपको बीज के फसल से कम 15-20% ज़्यादा आमदनी होनी जरूरी है, तभी आप बीज के फसल में आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे। तो हम ये दोनों पैरेलल कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके हम आपके सामने रखते हैं इसको कि ये देखिए, ये आप जब करते हैं तो इस तरीके से इसका गणित होता है, और जब बीज की फसल करेंगे तो इसका गणित ही है। तो उसकी गणित हम करके आपके सामने रखते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। ऐसा उसके हिसाब से हम इसका दाम निर्धारित करते हैं। इसका कोई नेशनल इंटरनेशनल क्राइटेरिया नहीं है कि इसका दाम इतना होना चाहिए, उतना दाम इतना होना चाहिए। इसमें डिटेल में हम अभी नहीं जाना चाहते, समय लग जाएगा बहुत सारा। लेकिन आपको लाभ होना जरूरी है। अगर आपको लाभ नहीं होता बीज की फसल से तो आप बीज की फसल क्यों करेंगे, और अगर आपको लाभ नहीं हो रहा तो हमें लाभ कैसे हो सकता है। पहले जो किसान उत्पादन कर रहा है बीज का, उसको वो लाभान्वित होगा तभी हम लाभान्वित हो सकते हैं। ये हमारा एक प्रिंसिपल है कि इसी तरीके से बीज की फसल किया जा सकता है, बीज उत्पादन किया जा सकता है, बीज की कंपनी चल सकती है। जहाँ पे ये नहीं हो पाता वहाँ पे, जैसे आप किसी ने बताया कि प्रोग्राम देते हैं फिर नहीं देते, भाग जाते हैं, तो हमारा ऐसा कोई हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम ये गणित सारा करके आपके साथ ट्रांसपेरेंटली हम इस पे बात करते हैं कि ये है गणित। जहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल रहता है वहाँ पे वैसी समस्याएं आती हैं। जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी हम शुरू से ही रखते हैं वहाँ पे इस तरह की समस्या आने का कोई कारण नहीं है। मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि आपकी जो फसल है अगर उसका आप क्रॉप इंश्योरेंस करें तो आप और ज़्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि प्राकृतिक कोई कारण अगर होता है तो उसमें समस्या अगर आती है तो वो ना आपके कंट्रोल में ना हमारे कंट्रोल में। तो वहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जी आदरणीय। और ये संवाद और आदरणीय शरद वर्मा सर का प्रश्न का हल मिला होगा और आगे भी ये चर्चा निरंतर जारी रहेगी। इसी क्रम में आदरणीय पवन सर का हैंड रेज है, आपका स्वागत है सर।
जी, नमस्कार सभी को और नमस्कार पवन जी। स्वागत है आज। नमस्कार सुजीत जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। आपके साथ जुड़े हुए दत्तात्रेय जी का भी अभिनंदन। आज वो पहली बार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो बहुत सुंदर आज की चर्चा, परिचर्चा और इस फोरम पर जो जैविक बीज उत्पादन की जो कार्य आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको हम संवाद के माध्यम से जितने भी प्रश्न हैं, उसका समाधान की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत ही सार्थक प्रश्न था शरद जी का, क्योंकि उन्होंने जो सेम की वैरायटी है, अभी शायद वो एनआईएफ में कुछ बातचीत चल रही है, तो उसकी बारे में भी वो आने वाले समय पर बताएंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन हो। और इस तरह से हमारे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास अपनी स्वयं की कुछ वैरायटी इजाद की है या संरक्षित की है, और उस वैरायटी जो है ये प्राकृतिक रूप से स्वयं के द्वारा तैयार की गई है। तो इनका जो बाजारीकरण कह सकते हैं, या इनको जो फैलाने का जो कार्य है, उसकी बात हम कह सकते हैं, संरक्षण की बात कर सकते हैं। तो उस विषय पर भी मुझे लगता है कि ऐसे जो हमारे बीज उत्पादक हैं, जो इस फोरम में पहले भी आए हैं, उन सबके साथ भी हमें शायद संवाद करने की जरूरत है। और उनके द्वारा किए गए कार्यों को कैसे बल मिल सकता है। एक तो अपना वो जैसा वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको और ज्यादा जो अपने स्तर से कर रहे हैं, संरक्षण का काम कर रहे हैं, उसको और ज्यादा लोग उगाएं वैज्ञानिक रूप से। उसका वो अगर जो भी उसकी तैयारी करते हैं, तो उसमें अगर कोई गैप्स हैं वो एड्रेस हो सके, और उसका उनको भी लाभ मिल सके इसको बेचने से, उसके व्यापार करने से। पहली बात तो ये है। दूसरा जो मुझे कहना है कि जब बीजों की बात हो रही है, तो इस योगाहार कार्यक्रम में भी जब हम कोई भी विषय पर बात करते हैं, तो उसका निश्चित रूप से कई बार उसकी बातें इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो जुड़ती हैं, मतलब वो आगे इसके साथ ही कार्यक्रम का हिस्सा बनती है। और ये योगाहार कार्यक्रम में भी बीज की जब बात हो रही है, तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये योगाहार के बीज के रूप में आप दोनों लोगों ने कार्य शुरू किया है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये योगाहार का जो ज्ञान रूपी बीज है, ये सब जगह फैले, और इससे जो हमारी कमियां हैं उसको हम दूर कर सकें अपने अपनी नॉलेज में, अपने कार्यों में। योगाहार का बीज, ये चीज को मैं सोच रहा था। और बहुत ही सार्थक समय है, क्योंकि अभी एक नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग अभी शुरुआत हो रही है। उसमें हमारे टीम से भी कई लोग जुड़ करके उसमें भूमिका दे रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उसके चल रहे हैं अभी कुछ राज्यों में पायलटिंग के रूप में। और मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पर ऐसे लोग जो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, उनको अगर बीज उत्पादन के कार्यक्रम के साथ भी वो जो जुड़ना चाहते हैं, और उनको जोड़ा जाएगा, तो एक बहुत अच्छा पहल हो सकती है। और बीजों से संबंधित बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है, जानकारी का अभाव है। तो मेरा केवल अनुरोध यह है कि बीज उत्पादन की जो क्रिया होती है, उसमें शुरुआत से लेके अंत तक के एक प्राकृतिक रूप से, एक जैविक रूप से जो बीज तैयार होता है, उसकी जो सबसे प्रमुख 20 चीजें अगर आप मुझे लिख करके देंगे, तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक मटेरियल में। और इसके तरह ही जो 5 ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण, 5 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, तो इनका भी एक लिस्ट करके आप मुझे एक वर्ड फाइल में, शीट में, एक्सेल शीट में दे देंगे, तो इसको मैं कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, जिससे कि उसको आपको समझाने में और ज्यादा सहूलियत हो सके। और साथ ही हमारे जो किसान इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उनको भी इसको करने के लिए आसानी हो सके, और उनको उसको ध्यान रहे कि उन किन चीजों का ध्यान देना है, किन चीजों को नहीं करना है, किन चीजों को करना है। तो ऐसा करते हुए इस जैविक बीज की जो उत्पाद का जो कार्य है, और इसका प्रचार प्रसार भी करने पर हम सहायक सिद्ध हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं इस मुहिम में, क्योंकि बीज जो है वो सबसे फाउंडेशन है। और इस क्रिया के साथ साथ हमारी जो पूरी प्रोडक्शन सिस्टम है आपका बीजों का, उसमें कौन कौन से इनपुट्स डालने हैं, क्या क्या तैयारी करनी है, वो अपने आप में ही एक चीज हो सकती है कि हम उसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कह देंगे, जो कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक या जैविक हो। उसको हम किस तरह से समावेश कर सकते हैं, जिसमें बायोडायनेमिक कैलेंडर भी उसमें हो सकता है। तो ये सब चीजों को हम करते हुए एक मटेरियल
बनाने हुए लोगों को जागरूकता बढ़ाने में, आपकी सहायता करने पर जो भी सहयोग होगा हम पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेंगे। तो आपका बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर आज की वार्ता। और अगर प्रश्न हमारे और भी रहे होंगे तो हम आने वाले समय पर दिनों पर इस वार्ता को पुनः बातचीत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक सत्र तो हमें जितने भी हमारे बीज उत्पादक हैं प्राकृतिक रूप से बीजों का संग्रहण कर रहे हैं, उनके साथ अगर किया जाए तो और ज्यादा आप आइडियाज मिल सकते हैं, विचार आ सकते हैं और साथ मिलकर के काम करने की संभावनाओं को और ज्यादा समग्र रूप से तलाशा जा सकता है। क्योंकि ये बीज उत्पादन का जो कार्य है, जो मैंने लोगों को देखा जो बीज का संरक्षण का काम कर रहे हैं, उसमें उनको काफी जुनून की जरूरत है, उसको एक मोटिवेशन की जरूरत है, एक स्वयं से उसको आगे करते हैं। तो ऐसे लोग प्राकृतिक जो हमारे परंपरागत बीज हैं उनका संग्रहण के कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी साथ लेते हुए उनके साथ बातचीत की जाए, तो ये भी एक सुझाव के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप आने वाले समय में इस वेंचर के लिए आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। इसी बारे में एक लाइन कहना चाहता हूँ मैं। जी सर, जी सर। जी बताइए। हाँ, जिनके पास ऐसे पारंपरिक बीज है तो जो रजिस्टर्ड है तो उनके लिए रॉयल्टी का भी संविधान रखे कंपनी में कि भाई जिस फार्मर के पास ऐसे बीज है वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को तक पहुंच जाए तो हमारे माध्यम से उसका उत्पत्ति होगी और उसको जिसका बीज उन्होंने रखा है या डेवलप किया है उसको तो कुछ मिलना चाहिए। इसके आधार पे जो भी सेल होगी या जो भी एक्सपोर्ट होगा तो उसका रॉयल्टी भी वो फार्मर को मिल जाए सीधे सीधे से। ये भी संविधान रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे इसमें निरंतर काम करेंगे और जो संविधान में जो चीजें रखी हुई हैं, शायद जो मैं कह रहा था कि हमारे जो ऐसे अनुभवी बीज संग्रह करता है उनके साथ इसके पर बातचीत करेंगे तो उनको निश्चित रूप से बहुत बल मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग को मैंने देखा बहुत अच्छी तरह से, बहुत जुनून के साथ काम कर रहे हैं। तो न केवल उनको हम मूल्य दें बल्कि उनका यथोचित सम्मान, और उसको आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी आप उनको कंसिडर कर सकते हैं आपस में बातचीत करने के बाद। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हुए, सबको साथ बढ़ाते हुए, सबको साथ लेते हुए ऐसे कार्य करने के भी ऐसा एक सुझाव ये भी। धन्यवाद। पवन जी आप आज देहरादून में हैं या हरिद्वार में हैं? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। मैं हरिद्वार आ गया हूँ। अच्छा, तो संक्षेप में हरिद्वार आ चर्चा गया तो हूँ, मैं सवेरे ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, जी ठीक है, कोई बात लेकिन नहीं। हम फोन से बातचीत कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। करते फोन से रहेंगे। बातचीत कर लेंगे। यस, ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही है। आदरणीय शिंदे जी, आदरणीय पवन सर जी ने जो बातें कही हैं, इसमें वास्तव में जो जैविक बीज है और उनको जो संरक्षण दे रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं जुनून के साथ, उनको शुभ लाभ मिले, ऐसी बात सामने आई। और वास्तव में शुभ लाभ और शुभ स्वास्थ्य की बात हो रही है। और इसी क्रम में जबकि समय की सीमा भी पार हो रही है, आदरणीय बने सिंह बगावत जी से निवेदन है कि वो संक्षेप में अपना प्रश्न रखें। जी ओम। सदन के सभी देवी आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जो विषय रख रहे हैं उसमें मेरा एक निवेदन है कि ऐसा कौन सा दिव्य बीज का निर्माण करें हम, जैविक बीज का निर्माण करें हम, यौगिक बीज का निर्माण करें हम, जिससे किसानों को खेत में लगाने के बाद उसको ऊपर से स्प्रे न करना पड़े और ना उसमें रोग ही ना आए। ऐसा हो सकता है क्या? बने जी नमस्कार। आपका प्रश्न बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य के लिए है और भविष्य में ऐसा ही संभव होगा। भूत में भी ऐसा संभव था। वैदिक काल में जब खेती होती थी तो इसी प्रकार होती थी। उस समय कोई स्प्रे नहीं होता था,
और बीज की बुआई होती थी, बीज की बुआई की कुछ पद्धतियां होती थी और फिर फसल की कटाई होती थी। बीच में रोग और बीमारियां, कीट, ये सारी चीजें अपने अनुसार प्रकृति के अनुसार होती थी, बट उससे किसान चिंतित नहीं होता था। तो जब हम वैदिक खेती की बात कर रहे हैं और वैज्ञानिक खेती, वैदिक और वैज्ञानिक को एक साथ लेके हम चल रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य उसी तरफ है। आपने ऐसा, मैं कहूँगा कि आपने हमारे उद्देश्य को यहाँ पे बिल्कुल शब्दों में कह दिया है। हमारा उद्देश्य होता है, हमारा मतलब सभी किसानों का, और हमारा उद्देश्य उसी तरफ है कि हम उस तरफ चले जाएं, वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पे हमको खेती में बीज की बुआई और फसल की कटाई, फसल का उत्पादन लेना, बीच में जो समस्याएं होती हैं वो प्राकृतिक समस्याएं, और प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ही वो समस्या का समाधान हो, वो उसके लिए किसान को चिंतित नहीं होना पड़े। तो ये ही उद्देश्य है। और केवल जैविक पूर्ण रूप से जब हम जैविक खेती को वैदिक नियम के अनुसार करेंगे, प्रकृति के नियम के अनुसार करेंगे, तो ये संभव है। क्योंकि आज भी ये हो रहा है, और अगर हम जंगलों में चले जाएं जहाँ पे कोई खेती नहीं करता है लेकिन फसलें उगती हैं, वहाँ पे तो इसी तरीके से हो रहा है। वहाँ पे कौन किसके लिए चिंतित हो रहा है? फसल आ रही है, लोग ले रहे हैं, और मतलब पशु भी खा रहे हैं, और जो जंगल में आदिवासी हैं वो जो खेती करते हैं, उसमें जो आपने कहा उसी तरीके से होता है, और हम उसी तरफ अग्रसरित हैं, और उद्देश्य यही है। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। वास्तव में सबसे बड़ी समस्या, जैसे आज आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी सुजीत सर ने बताया है कि ये बीज तो उत्पन्न हो रहे हैं, फसलें उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन उनको विषविहीन करना है। और उस प्रक्रिया में सभी किसानों के अनुभव, सभी विशेषज्ञों के अनुभव और सभी क्रियाएं जब हम मिल करके आगे करेंगे, तो हमारा उद्देश्य ही ये रहेगा कि विश्व मुक्ति हमारे खेतों को, बीजों को मिले, और बीज से अगर विश्व मुक्ति मिलेगी तो हम स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर जाएंगे। कम समय बचा हुआ है, लेकिन बहुत समय बाद आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी का हैंड रेज है। आपका स्वागत है सर। ओम सभी को प्रणाम। विश्व मुक्त बीजों के उत्पादन की जो समस्या है, या विश्व मुक्त अन्न के उत्पादन की जो समस्या है, इस क्षेत्र में अपना समूह कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन हमने कुछ कृषकों को देखा है। झांसी में एक किसान है जो केवल गोमूत्र सिंचाई के साथ खेतों में डालते हैं। वो खेती उनके पास भूमि नहीं है। वो यहाँ नोएडा हमारे पास एक दो बार आए हैं, हमने उनको रुपए भेजे और कुछ सामान भेजते हैं, तो वाकई में उसकी गुणवत्ता अच्छी है, और उनका दावा है कि कोई स्प्रे नहीं करते हैं, और उनके खेतों में किसी तरह के कीट या हानिकारक जीव जंतु फसलों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, और उनके द्वारा पैदा किए गए अन्न में स्वाद भी अच्छा दिखता है। हरियाणा में भी हमने कुछ किसानों को ऐसा देखा है कि केवल वो जैविक खाद और इस तरह से गोमूत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और किसी तरह का कुछ नहीं, और अपना बीज ही रखते हैं, वो बाजार का लाते ही नहीं है। और जैसा कि तमाम सारी योजनाएं हैं, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये लोग जो है मतलब किसानों को मकड़जाल में फांस चुके हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। डॉक्टर खादर वल्ली से भी पिछले दिनों दिल्ली में मिलने का अवसर मिला। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पूरे संसार में अब किसान बचा ही नहीं है। इसलिए नहीं बचा है कि वो किसान किस बात का, अगर वो अपना बीज नहीं पैदा कर सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीज देती हैं, और वो गुलाम होकर के रह गया है, नौकर रह के हो गया है, ऐसा उनका दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और अंतिम वचन के रूप में यानी हम अगर सभी लोगों का धन्यवाद अदा करें, उनसे पहले आदरणीय दत्तात्रेय सिंधे साहब का हैंड रेज है। जी, आप बात रखें सर। जी, मुन्नीलाल भाई साहब ने भी हैंड रेज किया है, और मैं 2 मिनट के लिए संदीप सबरवाल जी हमारे संजीवनी ग्रुप से जुड़े हैं, 2 मिनट के लिए उनको भी संवाद करने के लिए आमंत्रित करती है। अगर आवाज जा रही है संदीप भाई का?
धन्यवाद रंजना बहन, मेरा कोई सवाल नहीं, बहुत ही बढ़िया सत्र। 8 दिन मेरी बातचीत के बाद आज इतना अच्छा एक सत्र सुनने को मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुजीत चक्रवर्ती जी का, साथी भाई दत्तात्रेय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल नहीं है, बहुत सारे मतलब चर्चा जरूर होगी, उनका नंबर आपने यहाँ दे ही दिया है, तो निश्चित रूप से जैसे ही ये सत्र खत्म होने वाला है उसके बाद हमको शायद मेरा पहला फोन आएगा, क्योंकि विनोद भाई जी हम लोग बीजों के बारे में पिछले 1 वर्ष से लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। और मेरे बीच के सत्र में मैंने आपको बाजार का विषय दिखाया था कि विश्व का बाजार इतना बड़ा है, उसमें ऑर्गेनिक सीड्स अभी इतने बड़ी मात्रा में जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को भारत के किसान को, कृषि समुदाय को बीज व्यापार में जरूर उतरना चाहिए। और उन्होंने भी आज वही बात रखी। तो हम लोग अगर एक बात को बार बार रखते हैं तो उससे उस बात को दम मिल जाता है। उन्होंने सिर्फ शब्द का जो एक शब्द PPFER जो पद्धति उसके बारे में बता रहे थे वो भी, और मैंने भी इसी बारे में बात की थी कि हम लोग जितने भी साथी परंपरागत तौर पे बीज संरक्षित करते हैं वो लोग अपने नाम से इस बीज का पंजीयन करा सकते हैं। भारत बीज एक्ट जो है 2005 उसकी इजाजत देता है। रॉयल्टी का प्रावधान उन्होंने रखा है अपनी कंपनी। बहुत ही बड़ी एक सम्मान की बात है कि भारत के बीजों को एक इतना अच्छा सम्मान मिलेगा उनकी कंपनी द्वारा। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का ये सत्र। थोड़ा सीमित जरूर लग रहा है क्योंकि एक बड़ा विषय है, इस पे लंबी चर्चा हो सकती है। मतलब जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इसकी जो बायबैक अरेंजमेंट जो होती है, हम कैसे खरीदते हैं, उसका कैसे गणित बनता है। तो ये सारी चीज़ें तमाम मेरे ख्याल से एक दिन एक सत्र भी लेना चाहें तो भी हमको 3, 4, 6 सत्रों की जरूरत पड़ेगी सिर्फ बीज के ऊपर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे उनका समय का कितना उपलब्धता है नहीं पता, अगर अपने पास है उपलब्धता तो उनको जरूर कल परसों 3, 4 दिन जैसे आपने मुझे पिछले पूरे सप्ताह कल तक समय दिया था, तो बीज के ऊपर और भी चाहे तो चर्चा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, हम सभी लोग जानते हैं इसको, पिछले 1 सप्ताह से लगातार इसी बारे में बात कर रहे हैं। और मतलब बीज भी उसमें एक हिस्सा रहा मेरे हिसाब से भी। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुजीत जी का, दत्तात्रेय भाई जी का और आप सभी लोगों का कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने इतना अच्छा मदद की। और निश्चित रूप से हम लोग इस बारे में और भी बात करेंगे थोड़ी देर में। जी, जैसे आदरणीय संदीप सर ने बात रखी है कि वास्तव में ये एक बड़ा विषय है और सीमित सीमा में हम इसके सभी पहलुओं पे बात नहीं कर सकते। और उन पहलुओं को छोड़ करके अगर हम जो हैंड रेज हो रहे हैं, जो प्रश्न सामने आ रहे हैं, उन पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आदरणीय सुजीत सर से निवेदन करूँगा कि अगर, और साथ ही सदन से भी निवेदन करूँगा कि अगर हम कल तक भी इस आपकी जो कक्षा है, आपकी जो बीजों की पाठशाला है, आगे बढ़ाएं, तो अगर आपकी अनुमति हो। दिनेश जी, कल तो मैं सफर में रहूंगा पूरे दिन, और इसको 24 तारीख रविवार है और 25 तारीख भी छुट्टी है, तो मैं समझता हूँ कि 24-25 2 दिन इसके ऊपर विशेष सत्र रखा जा सकता है। मैं उपलब्ध रहूंगा पूरी तरीके से। जी आदरणीय, आपसे आप पुनः संपर्क करेंगे और मैं पुनः बहन रंजना जी के पास वापस लौटता हूँ कि वो संचालन आगे बढ़ाए। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया, आपने करवाया था। जी रघुवंश भैया ने हैंड राइज किया है और आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ने, तो 2 हैंड राइज लेंगे और फिर आभार करा देंगे। जी, तो सबसे पहले शिंदे साहब कुछ कहना चाहते हैं, शायद उनका हैंड रेज हो रखा है तो। नहीं, मैं तो एड्रेस किया था बीच में, जो किसानों को रॉयल्टी के बारे में बोलना था, मैं बोल चुका हूँ सुजीत जी की बात काट के फिर। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, जो एकदम अच्छे लोगों से आज पहली बार मैं मिल रहा हूँ, तो इतना अच्छा लग रहा है। तो ये भी दिनेश जी ने जो बात कही, समझो जो फॉरेन का बीज है वो आना बंद हो जाए और किसान अपने खुद के बीज में आधार पर खेती करे, वही हमारा उद्देश्य है। और विष मुक्त बीज अब सब किसानों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।
शिंदे जी ने जो भी बात कही है कि फॉरेन का बीज आना बंद हो जाए, यही कारण है कि हमने सबसे पहले फोकस सब्जी बीजों पर किया है, क्योंकि सब्जी बीजों में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सब्जियों के बीज हाइब्रिड हैं और उन हाइब्रिड के मालिक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, और उनमें से कुछ फसल तो ऐसे हैं जिसका उत्पादन यहाँ पे होता नहीं है और इम्पोर्ट होता है। लाइटर लेके आऊँ। जी जी धन्यवाद सर। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी सर, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखिएगा। तुम आगे बैठो। सदन के सभी सदस्यों को प्रणाम। और जैसे कि आज बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी, जो बीज है, मतलब अभी तक हम रूट कॉज पे जा रहे थे, अब हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। दो तरह के कॉज होते हैं, एक रूट कॉज और एक फ्रूट कॉज। तो ये सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, आदरणीय पवन सर, और जिन्होंने ये सारी व्यवस्था करके और आपको सदन में आमंत्रित किया। और किसान का एक सबसे बड़ा इशू है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर थे, उन लोगों के सीड के लिए क्या होता था कि जो भी जैविक खेती करता है किसान, और उसे अगर ऑर्गेनिक में रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसे ये दर्शाना होता था कि सोर्स ऑफ सीड क्या है, उनने जो बीज प्राप्त किया वेदर वो जैविक किसान है या नहीं है। तो इसकी अपार संभावना है नर्मदापुरम जिले में भी और अन्य जिलों में भी, क्योंकि जो किसान अगर आगे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर रहा है तो उसका बीज का रिसोर्स भी क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। वो जैविक किसान के माध्यम से, जो जैविक सर्टिफाइड फार्मर है उसके पास से आना चाहिए। तो अगर हम लोग इस प्रकार से कंपनी है कोलैबोरेशन करके एफपीओ बना के, संस्था बना के अगर हम लोग सीड प्रोवाइड कर देंगे तो किसान की ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन संस्था में उसको सर्टिफाइड करने की जो समस्या है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ये ग्लोबल तौर पे इसको अभी कोई भी नहीं कर रहा है, और हम लोग एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जिसको कोई नहीं करे। वो काम यदि हम लोग करते हैं तो डेफिनेटली वो उस कार्य को कहीं ना कहीं स्थान मिलता है, इंगित किया जाता है, और उसका लाभ उन सारे किसानों को और संस्था को जरूर होगा। इसलिए इस विषय में हम एक कदम और आगे चलें और इसके साथ साथ में ये सत्र जारी रहे। बस मेरा इतना सा था, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैं फेस कर चुका हूँ। क्योंकि जब हमने बीज लगाया तो उन्होंने कहा कि आपका रिसोर्स क्या था, जो सीड जहां से लेके आए, क्या वो किसान ऑर्गेनिक था। तो ये इस तरीके से अभी जितने किसान भी ऑर्गेनिक में जा रहे हैं तो उनका जो सोर्स ऑफ सीड है वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सार्थक प्रयास है। पवन सर से भी इस विषय में मेरी काफी लंबी चर्चा हुई थी। हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो अभी कोई नहीं कर रहा है, इसलिए डेफिनेटली हमको सफलता मिलेगी। जी ओम। जी, वास्तव में ये इस क्षेत्र में जैसे आदरणीय राम कृष्ण रघुवंशी जी ने कहा है, और आज के हमारे मुख्य अतिथि जी ने और साथ में दत्तात्रेय जी ने बात रखी है, ये योगाहार का अगला कदम ही इसी अगर मान लिया जाए तो वास्तव में ये अपना तरह का अनूठा कार्य है, यूनिक कार्य है, और सभी की शुभकामनाएं इस शुभ लाभ वाले कार्यक्रम के लिए मिल रही हैं। ये उत्साह और ऊर्जा भी साथ में प्रभावित हो रही है। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से कि वो आएं और अपनी बात रखें। सदन को प्रणाम। और आज जो सदन में हम सबको मार्गदर्शन ज्ञान मिला है उसकी मैं कोट कोट प्रणाम और नमन वंदन करता हूँ हम महान विद्वानों को। एक तो बात सिर्फ आ रही है मेरे दिमाग में, जो लगातार रोज आती है जब मैं देखता हूँ जा करके कि जो अधिकारी रहे हैं या बहुत बड़े नेता रहे हैं या बहुत अकूट धन जिन्होंने भ्रष्टाचार करके कमाया, और उन्होंने वो उस धनराशि का प्रयोग सिर्फ जमीन खरीदने में किया। जमीन खरीद करके और फिर उनकी पहले उन्होंने अपने पद पर रहते हुए और फिर जमीन खरीद करके किसानों का हक छीन रहे। आज जो केमिकल और रसायन के ऊपर जो तमाम हजारों और लाखों एकड़ जो रकबा बढ़ रहा है वो सिर्फ कारण है उन्हीं लोगों का। मेरा निवेदन है, क्योंकि विद्वान जन है, पहुंच भी है सरकार से है, इस पर एक विचार किया जाए कि जो किसान पहले छोटे से कार्य में संतुष्ट रहता था, देसी बीज का प्रयोग करता था और अपनी पूरी प्राकृतिक जैविक खेती करके वो संतुष्ट रहता था, पूर्ण प्रसन्न रहता था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आज किसान के नाम पर सिर्फ ये है, ये जो बड़े बड़े व्यापारी बन गए हैं वो किसान कह कर किसान का हक छीन रहे हैं, किसान को बदनाम कर रहे हैं। आज जो सदन में हमें ज्ञान मिला है ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है।
बस किसान में अंतर इतना रखा जाए और ये सरकार इसमें जन जागरूकता का काम करे। मन बदलना, विचार बदलना अति आवश्यक है। अगर हमने विचार बदल दिए, हमारे किसान वही पुरानी पीढ़ी उस पे सोच पर आ जाए, तो हमारा किसान देसी बीज बचा करके, देसी बीज का संरक्षण करके वही बीज बोएगा, वही उगाएगा और संतुष्ट रहेगा। उसकी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी। ये आधुनिक पद्धति से जो इसमें जो हजारों लाखों एकड़ जमीन वाले हैं, उनको किसान ना कहा जाए, उनको दूसरी श्रेणी में रखा जाए। सदन से यही विनती है। बाकी समय आगे और अपन इस पर चर्चा करेंगे। और आज के उपस्थित सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओम। जी, आपने ऊर्जा के साथ ओजपूर्ण तरीके से ये बात रखी है कि किस तरह से किसानों को ठगा गया है। लेकिन इस दिशा में अच्छे कार्य हो रहे हैं और योगाहार का एक संकल्प, एक विकल्प के रूप में आदरणीय सुजीत जी और आदरणीय दत्तात्रेय जी ने वपन के माध्यम से जो वपन किया है योगाहार के नए बीज का, कि जैविक बीज हम सबको उपलब्ध हों और जिनके पास जैविक बीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी तक इन बीजों को शुभ लाभ के साथ पहुंचाएं। ये अच्छी पहल है। हाँ, इस बात में ये बात पे जोड़ना जो कि आदरणीय मुन्नीलाल जी ने भाई साहब ने कही है कि बहुत सारे लोगों ने जो करप्शन किया है, लेकिन कहीं न कहीं उस करप्शन के लिए जो अच्छे लोग हैं वो उत्तरदायी रहे हैं, क्योंकि हम मूक दृष्टा के रूप में रहे हैं, जो करता है करे। लेकिन अब ये बात सामान्यतः सामने आ रही है कि अच्छे लोग सक्रिय हो गए हैं और जब अच्छे लोग सक्रिय हो जाते हैं तो अंधेरा छट जाता है, सूरज की रोशनी आगे आती है और बीजों का नया अंकुरण झिलमिलाता है, आगे बढ़ता है, हमें नई ऊर्जा मिलती है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम वपन के माध्यम से अपने बीजों को और बीजों के माध्यम से अपने विश्व मुक्त भोजन को और विश्व मुक्त भोजन से अपने स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएं। मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूं कि आप आएं और सभी का धन्यवाद अदा करें और पुनः हम इस वपन कार्य में आगे जुड़ें योगाहार की। धन्यवाद। हाँ, संभवतः है। जी 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 दिनेश भैया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जी धन्यवाद। आज की हमारी योग कक्षा और योग कक्षा में हमारे साथ जुड़े थे झारखंड जिले से बोकारो से और संदीप प्रसाद भैया, उन्होंने बहुत सुंदर क्लास ली। उनका मैं अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ पिछले 8 दिन हम बहुत ही सुंदर हमारे आदरणीय सबरवाल जी के साथ जुड़े थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा डांग जिले पर और जैविक प्राकृतिक खेती और बीज पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। और तो आज हमारे साथ आदरणीय श्री डॉक्टर सुजीत चक्रवर्ती जी जुड़े थे, ऑर्गेनिक बीज विशेषज्ञ पुणे महाराष्ट्र से। उन्होंने आज हमें बीज उत्पादन कैसे करना है इस प्रक्रिया पर हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। उनका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। उनके साथ हम उनके मित्र दत्तात्रेय जी भी जुड़े हुए थे और आदरणीय विनोद भट्ट सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी भट्ट सर भी बीजों पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे ऐसे। और फिर पवन सर ने भी जैसे कहा कि हम जहाँ पर भी हमारे यहाँ बहुत सारे बीज पर कार्य कर रहे हैं, उन सभी को भी हम इस योगार में एक बार पुनः लाएंगे और एक अच्छा संवाद, अच्छी चर्चा हो तो सब किसान उनसे लाभान्वित हो जाएंगे। तो बीज कैसे संरक्षण करना है, बीज हमारा देसी बीज हमें किस प्रकार से उसको करना है, इस बारे में हमने आज चर्चा हो गई सदन में, बहुत ही अच्छा। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ जुड़े आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बणेश सिंह जी, आदरणीय ब्रिज गोपाल जी, आदरणीय दत्तात्रेय शिंदे जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कल्पना कोटले जी, आदरणीय
मुन्नीलाल यादव जी, आदरणीय नीलकंठ सावड़े जी, आदरणीय ओंकारनाथ जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय संदीप सब्रवाल जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय आपके हमारे मुख्य अतिथि सुजीत चक्रवर्ती जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर और आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से और भी हमारे अन्य भाई बहन लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और कल फिर वेले के नई ऊर्जा के साथ योगाहार परिवार में, तब तक सबको ओम, सबका दिन मंगलमय।